बात को समझिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान अभी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बीच में बैठे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। स्वागत है आपका सुधांशु जी। उनके ठीक बगल में आप जिनको अभी देख रहे हैं वो है मेरे साथ सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं इतिहासकार, जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर मकन लाल जी। स्वागत है आपका सर। उनके ठीक बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं रामायण सर्किट के चेयरमैन डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। स्वागत है आपका। उनके ठीक बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश पासवान जी। स्वागत है आपका। फिर यहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं, मेरे साथ हैं आप सीधे देख पा रहे हैं आप राजनीतिक विश्लेषक सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी। स्वागत है आपका। और मेरे साथ है जामिया मिलिया के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार जी। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ने रामचरितमानस पर क्या कहा, जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया, उनका विरोध किया जाने लगा। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है दुनिया के लोगों, सुनो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ, इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनेगा तो मोहब्बत ही बनेगा। नफरत में बांटती है, इनका यह कहना है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान पर महाभारत हो गया। उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लग गए। विपक्ष के नेताओं से लेकर धर्मगुरुओं तक ने चंद्रशेखर का विरोध किया है। खुद उनकी पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है। यह बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा नीतीश कुमार से, ऐसे अशिक्षित मंत्री से आप हिंदू भावनाओं का अपमान करवा रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। भक्तों के ऊपर ठेस पहुंचाने वाला ऐसे शिक्षा मंत्री को बिहार की सरकार को चाहिए कि इसको तुरंत निकाल करके बाहर करें, क्योंकि इसके भाषा में नफरत है, रामचरितमानस में नफरत नहीं है, इसके विचारों में नफरत है। और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक बार पुनः, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं, ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, ये वाकई में हमारी कोशिश है कि इसको एक सार्थक अंत तक लेकर जाएं। सुधांशु जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। ये जिस तरीके से कहा गया, इसको नफरत फैलाने वाला बताया गया, कहा गया इसमें से कुछ अंश हटा देने चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं, मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, आप कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े नहीं और इंजीनियरिंग की किताब उठाए, कह दी अंग्रेजी तो मैंने पढ़ी है, वही अंग्रेजी में लिखी, वही अंग्रेजी में लिखी, मैं इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। अब अंग्रेजी में ग्रेविटी का मतलब है व्यक्तित्व में गरिमा होना, और साइंस में ग्रेविटी का मतलब है G = मास इनटू एक्सेलरेशन। अब समस्या क्या है कि बगैर समझे हुए, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जितने भी ये तथाकथित वामपंथी हैं, इसमें से किसी ने वैदिक गुरुकुल में शिक्षा लेने के बाद वेदों पर टिप्पणी की हो तो मैं पूछने को तैयार हूं। और तो और छोड़िए, इनमें से किसी को वैदिक व्याकरण की संस्कृति नहीं पड़ी है। देखिए, लौकिक संस्कृत का व्याकरण अलग है, वैदिक संस्कृत का व्याकरण अलग है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। मकर संक्रांति का पर्व है। संक्रांति का अर्थ होता है नीचे से ऊपर जाना, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है। वैदिक व्याकरण में संक्रम का अपोजिट है विक्रम, यानी ऊपर से नीचे जाना। पर लौकिक संस्कृत में विक्रम पराक्रम का अर्थ हो गया, इसीलिए विक्रमादित्य शब्द प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर ही लेंगे ना। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अच्छा, ये बताइए, आज जो ज्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, उनमें से 10 में से 9 लोगों से पूछिए पैसारे शब्द का अर्थ क्या है, तो यही कहेंगे ना, पैसारे मतलब पैसा रे। तो वो जाके रामचरितमानस में क्या अर्थ निकालेंगे? राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिन पैसा रे, मतलब बगैर पैसे की तो आज्ञा होती नहीं थी। होगा 500 साल के बाद, मैं आपको बता रहा हूं। ये भाषाई वैमनस्य पैदा करके जैसे क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त किया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ के संस्कृत पढ़ी जा रही है। जब अंग्रेजी पढ़ के अवधि पढ़ी जाएगी 500 साल के बाद, तो कहा जाएगा पैसा रे का अर्थ यही पैसा रे था। और देखो, ये भी प्रमाण है कि राम के काल में भी पैसा देने के बाद ही गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता। ऐसे ऐसे एब्सर्ड बातें करने का प्रयास। और अंत में एक बात विनम्रता से कहूंगा, सिर्फ हिंदू धर्म में यह है, इस्लाम में बताइए, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, मौलवी, किसी की हैसियत है उसके अलावा कोई कुछ बोल दे? क्रिश्चियनिटी में आर्क बिशप, कार्डिनल, फादर, किसी की हैसियत है कोई बोल दे? जो लोग बैठे हमारे विरोध में, मैं हैसियत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अगर हैसियत है तो बोल के दिखाएं। मगर यहां पर कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, बगैर पढ़े लिखे बोलेगा, जानकारी के बगैर बोलेगा। मैं सुनवा रहा हूं आप। मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने ये कहा कि हैसियत हो तो बोलिए। बहुत साफ कह रहे हो, बहुत साफ कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इनके लोगों के द्वारा संज्ञा प्राप्त शांति का मसीहा जाकिर नायक कुरान की एक आयत को उद्धृत करते हुए कह रहा है, और कह रहा है wherever you find काफिर, स्कोप नहीं छोड़ा इंटरप्रिटेशन का। इन ब्रैकेट हिंदूज किल देम। बोलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन एक मिनट विवेक जी, एक सेकंड। दिनेश जी, सवाल ये है जो अभी किया, पहला तो कि आप किसी भी ऐसे धर्म ग्रंथ के बारे में ओपनली बोल के निकल जाएं और आप उसको समझे नहीं, ये
इशू है। दूसरा इशू है पूरी तरीके से इंटरप्रिटेशन जो है वो डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि जो सोच शुरू होती है वो सोच अंग्रेजी से शुरू होती है, फिर संस्कृत और हिंदी में जाती है। मैं जा रहा हूं 18th सेंचुरी में मैक्स मुलर के ऊपर, जिन्होंने ज्यादातर इंग्लिश संस्कृत के टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया और कहा उन्होंने भ्रष्ट किया, सबको पता है। आपका टेक इस पर। देखो निशान जी, इसमें क्या परसेप्शन है, जनता क्या सोचती है वो अलग जगह है, ऐतिहासिक तथ्य क्या है वो अलग जगह है। प्रोफेसर मक्खनलाल जी यहाँ बैठे हैं, इनको पता है कि ये भी बताएंगे कि इतिहास को जब हम क्रम रचना करते हैं तो इतिहास के औजार क्या है, इतिहास टूल्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जो औजार हैं वो है एपिग्राफी, साहित्य जो हमें मिलता है वो, पुरातत्व जो मिलता है वो न्यूमिस्मेटिक्स के जो प्रूफ मिलते हैं वो, और बहुत विदेशी यात्रियों का वर्णन, ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जिसमें बेसिकली हम मानते हैं कि सबसे बड़ा साइंटिफिक स्रोत जो होता है वो आर्कियोलॉजी होता है, पुरातत्व। और उसको हम कोरिलेट करके देखते हैं तत्कालीन या समकालीन साहित्य से, तत्कालीन व समकालीन साहित्य से, तो हमें ये देखना होता है। दूसरी बात में ये लॉजिक समझ से बाहर है कि साहब आप फला ग्रंथ के खिलाफ नहीं बोलेंगे और आपको ज्ञान नहीं है। ये लॉजिक कहां से आया? अरे उस समय में ही पकित कंचायन और संजय बैले जी खुद कहता है कि साहब बताइए आत्मा है तो कहां आत्मा? गोल है, चपटी है, पीली है, लंबी है, ऊंची है, नीची है। वो कहते हैं इस बात। कबीर उसको क्रिटिसाइज करता है। 71 वॉल्यूम्स हमें डिफरेंट टाइप्स के इसके मिलते हैं। आप जो महाभारत या रामायण की बात करते हैं, हमें एक शांति पर्व को छोड़ के कहीं पे भी आर्कियोलॉजिकल एस्टेब्लिश नहीं होता कि साहब ये आप पॉपुलर वॉरियर्स की पोएम्स को आप ऐतिहासिक क्रम की ऐतिहासिक आप महाभारत को साइंटिफिकली बता नहीं और आर्कियोलॉजिकली नहीं, सुनिए नहीं, उसका आप उदाहरण देख लीजिए। उस समय जिस समय की संरचनाएं हैं, ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी सन तक ये लगातार इसमें आता रहा और एडिशन होता रहा और जाता रहा। उस दौरान जो ऐतिहासिक क्रम की जो जनता की स्थिति थी, जो आम जनता की स्थिति थी इतिहास के क्रम में, वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है आर्कियोलॉजिकली बेस। एक मिनट सर, ये एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे कृषि का रेफरेंस है जी, कृषि का रेफरेंस अगर हम देखेंगे तो महाभारत में सिर्फ शांति पर्व में मिलता है, पूरे उसमें कहीं वो मिलता ही नहीं उसका डोमिनेंस, जबकि उस समय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। समझ रहे ना? उसी प्रकार से जब ऋग्वेद में आते हैं तो ऋग्वेद में भारतवर्ष का एक जगह वर्णन मिलता है, उससे पहले कहीं नहीं मिलता है। ये वर्ण व्यवस्था आई कहां से? सब जानते हैं मनुस्मृति से आई है। 1000 ईसा पूर्व तक कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। 1000 ईसा पूर्व में जो वर्ण व्यवस्था को बनाया गया उसमें जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। 800 से 600 ईसा पूर्व में इसको कम्प्लेक्स बना दिया गया और इसको जन्म के आधार पर। ये डिफरेंसेस सोसाइटी में लाए कौन? ऊंच नीच लाए कौन? यही ग्रंथ तो लाए ना। आप मानते हैं, मानिए, आपका विश्वास है, आप मानिए, ये आपका व्यक्तिगत मत है, पर ये कह देना कि साहब आप यहाँ पे 2 पॉइंट रेज़ किए। मुझे एक मिनट, जिस इतिहास के क्रम पे हम इन ग्रंथों की टीकाएं करते हैं, उसी इतिहास के क्रम पे हम इस्लाम पे भी टीकाएं करते हैं, क्रिश्चियनिटी पे भी टीकाएं करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते। और विश्वविद्यालयों में खुल्ला टीका होती है, पढ़ाई। एक मिनट, आपने यहाँ पर कोई सुधांशु जी मैं आपको लेके आ रहा हूँ और आप फिर उस पर अपना पॉइंट भी रखिएगा। मुझे आपसे चौपाई पूछे, लेकिन प्रोफेसर मक्खनलाल जी 2 चीजें उन्होंने बताई है। मैं सुधांशु जी को लाने से पहले एक पहला हिस्टोरिकल फैक्ट्स उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को लेकर कहा है। आपका इस पे क्विक टेक सर, उसके बाद सुधांशु जी को आपको लाऊंगा, फिर अपना पॉइंट भी रख दीजिएगा। मैं 1-2 बातें पहले स्पष्ट कर दूं। हमारे पूर्व वक्ता, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जरा पूछना चाहूंगा 4वीं शताब्दी बीसी से 4वीं शताब्दी एडी की डेट आपको कहां से मिल गई? आपने कहां से इसको लिया? नंबर 1 धारापूर्वक सुन लीजिएगा। वर्ण व्यवस्था उन्होंने नहीं दी थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्ण कहे गए हैं, और ये भी जान लीजिए कि मंडल 3 में ये बताया गया नहीं। हम आई डोंट बिलीव इन टू दैट। अब आप पाएंगे कि मंडल 3 में एक व्यक्ति कहता है, व्यक्ति कह रहा है, मैं अध्यापक हूँ क्योंकि मैं पठन पाठन करता हूँ, ब्राह्मण हूँ। मेरा भाई क्षत्रिय है क्योंकि वो सेना में काम करता है। मेरा पिता वैश्य है क्योंकि वो उसका व्यापार करता है दवा का। मेरी माँ शूद्र है क्योंकि वो घर के सब काम करती है। चारों वर्ण एक ही घर में रहते हुए हम फल फूल रहे हैं। ये ऋग्वेद का वाक्य है, और किसी को नहीं चाहिए तो मेरी एनसीईआरटी की किताब है एंशिएंट इंडिया, उसमें मैंने इसको डिटेल से कोट किया है, परिभाषित नहीं किया है। परिभाषित अलग बात होती है, कोट करना अलग बात होती है। मनु बहुत गाली दिए गए हैं। मेरी एक किताब है पॉलिटिकल एंड लीगल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि आज का 95%, प्लीज नोट डाउन, 95% सिविल एंड क्रिमिनल लॉ टुडे being practiced in India and defined is from Manu. Yes, please have a look at that. I'm challenging it and I'm telling you the books. हम लाए नहीं इसलिए बुरा लगता है, और मैं ये नहीं जानता कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी ने मनुस्मृति की शक्ल देखी है। अगर देखी है तो कोई बता दे कि वो कितने पेज की है। ठीक है सर, मैं अभी आ रहे हैं रामायण पे वापस आ रहे हैं। राम के बारे में, राम के जन्मभूमि के बारे में और रामायण के बारे में मेरे ख्याल से कुछ भी बोलने के पहले जरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ लीजिएगा। लंबा अच्छा खासा जजमेंट है और जिसमें उन्होंने सारी बातें कही हैं। और जब भी आप कोई इंटरप्रिटेशन की बात कहिए, इंटरप्रिटेशन के लिए आप आजाद हैं, तथ्यों के लिए आजाद नहीं है। तथ्य हैं, आप उसको ध्यान